नमस्कार प्यारे दोस्तों, 18 फरवरी को आपका हिंदी का एग्ज़ाम है और आपके एग्ज़ाम में 20 MCQ क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों चिंता नहीं करनी है, बस यही 20 बहुविकल्पी प्रश्न देख लीजिए, यही क्वेश्चन आने वाले हैं। आज क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 और वीडियो बनाए हैं MCQ क्वेश्चन का, आप जाके ज़रूर देखिएगा। आइए हम देखते हैं एक एक क्वेश्चन बहुत ही विस्तार में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में उपमा अलंकार है। तो याद रखना, कई सारी पंक्तियाँ दी गई है, आप देख रहे हैं। तो याद रखना, जो उपमा अलंकार होता है इसकी पहचान करने के लिए कुछ वर्ड है जो आपको याद रखना चाहिए ना। सम, सा, सरिस, कई सारे वर्ड है ना। सम, सा, सी, सरिस, ये सब वर्ड जहाँ भी आपको दिखे तो आप क्या मानेंगे, वह उपमा अलंकार है। देखना, पहला है पीपर पात सरिस मन डोला। तो देखना सरिस शब्द आ गया, तो ये कौन सा अलंकार होगा? अरे उपमा अलंकार होगा। दूसरा पढ़िए, आहुति सी, देखना सी वर्ड आ गया ना। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। सी आ गया, मतलब ये भी उपमा अलंकार है। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, देख रहे हैं सी यहाँ पर भी आ गया, तो ये भी कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। तो ये जो 3 एग्जाम्पल लिखे गए, तीनों के तीनों क्या है? उपमा अलंकार के एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। याद रखना, उपमा अलंकार का ये ट्रिक है ना, सम, सा, सी, सरिस, आपको याद रखना चाहिए। आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। निम्नलिखित पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। आप देख रहे हैं कई सारे ऑप्शन है, A, B, C, D। तो याद रखना, जो उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार का पहचान के लिए कुछ शब्द है आपको याद रखना चाहिए, जैसे मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु और जनहु ना। ये सब शब्द आपको याद रखना चाहिए ना। मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, ये सब किस में आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है मानो, देखना शब्द कौन सा आ गया? मानो। मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो ये कौन सा अलंकार इसमें है? उत्प्रेक्षा अलंकार, याद रखना, क्योंकि क्या आया है? अरे मानो शब्द आया है। इसके बाद दूसरा देखना, निक्से जनु, देखना जनु शब्द मिल गया ना। निक्से जनु जुग बिमल विधु जलस पटल बिलखाई। तो याद रखना, इसमें भी कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखना इसमें वापस देखना, मनहु शब्द आ गया, मनहु शब्द। तो मनहु सुर सरिता बिमल जग उछरत जुगमीन। तो इसमें भी कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस तीनों पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो याद रखना, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना, कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कहाँ होता है? तो याद रखना, इसको हम थोड़ा अच्छे से आपको समझा दे रहे हैं। जहाँ उपमेय उपमान की समानता प्रकट हो, इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू ना। याद रखना, इसको हम किससे समझेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे जहाँ उपमेय उपमान की समानता प्रकट हो, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। अब देखना, इसी एग्जाम्पल से हम समझेंगे ना। जैसे आप जानते हैं पीपर पात, पीपर पात का मतलब क्या होता है? पीपल का पत्ता। क्या होता है? पीपल का पत्ता। और मन आप जानते हैं। तो एक चीज़ होती है, आपको याद रखना चाहिए, एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान। उपमेय क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। उपमान क्या हो रहा है? जिससे बताई जाए, जिससे बताई जाए ना। तो याद रखना, इसमें पीपल के पत्ते का, अरे पीपल के पत्ते का तुलना हो रहा है ना, विशेषता बताई जा रही किससे? मन से। तो पीपर पात, तो ये हो जाएगा उपमेय, और मन क्या हो जाएगा? उपमान। तो पीपल का पत्ता, सरिस मतलब होता है समान, किसके? मन के। जो पीपल का पत्ता है मन के समान डोल रहा है।
तो समानता हो रहा है कि नहीं, ये उपमेय और उपमान आपस में क्या है, समानता का भाव प्रकट कर रहे हैं ना। तो इसमें कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार, याद रखना ना, ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में ना। जहाँ उपमेय उपमान की समानता प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर बी है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, इसको आपको रट्टा मार लेना है ना। जहाँ भी देखना यहाँ डैश है, डैश की जगह यहाँ पर क्या रहेगा, में। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए उसमें क्या होता है, उसमें होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद सी नंबर है, इसको भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ना। जहाँ उपमेय उपमान का अभेद रहित आरोप हो, तो याद रखना एक एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं हम। जैसे है चरण कमल बंदो हरी राई, इसको हम समझते हैं इसी से ना। देखना आप जानते हैं चरण, चरण इसमें क्या है, उपमेय, और कमल क्या है, उपमान है ना। इसकी विशेषता बताई जा रही है इससे। तो याद रखना है इसमें क्या होगा है, कमल रूपी चरण, कहने का मतलब ये जो चरण और कमल है ये दोनों एक रूप में समान होते हैं, मतलब ये एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब ना तो चरण अलग है ना तो कमल अलग है, ये चरण रूपी कमल कहिए चाहे कमल रूपी चरण कहिए ना, मतलब चरण ही कमल है, ये दिमाग में रखना। अब देखना इसका मतलब क्या है, चरण कमल बंधव हरिराई, कमल रूपी चरण की वंदना की जाती है ना, ये दिमाग में रखना है आपको। तो चरण कमल उपमेय और उपमान, दिमाग में क्या रखना है, इसमें ना तो चरण अलग है ना तो कमल अलग है ना। तो उपमेय और उपमान ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग नहीं है, मतलब अभेद रहित है, मतलब एक दूसरे के समान है। तो ऑप्शन नंबर सी देखना, जहाँ उपमेय उपमान का अभेद रहित आरोप हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो याद रखना रूपक अलंकार। ये एग्जाम में आया है आपके क्वेश्चन ना, रूपक अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, याद रखना। आइए चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पंक्ति में रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो याद रखना रूपक अलंकार पहचानने का एक तरीका है, हमेशा एक डैश लाइन होगी उस पर ना, हमेशा दो शब्दों के बीच में क्या होगा, एक डैश लगा होगा ना। जैसे इसमें देखना ऑप्शन नंबर ए जो है, पीपर पात सरिस मंडोला, भी हम आपको बताए ना सरिस शब्द सा सी सम सरित किस में आता है, उपमा अलंकार में। तो एग्जाम्पल किसका है, उपमा अलंकार। अब देखना इसमें चरण कमल बंदव हरिराई, आ गया ना डैश लाइन, ये कमल रूपी क्या है, चरण, मतलब चरण ही कमल है, दिमाग में रखना। ये किसका एग्जाम्पल है, रूपक अलंकार का, किसका है, रूपक अलंकार। और यही हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। सी देखते बताइए कौन सा है, मानहु, देखना मानहु शब्द आ गया, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मानहु शब्द आ गया तो आपको पता चल गया कौन सा अलंकार, मनु मानो जनु जानो, देखो उत्प्रेक्षा में आता है ना, ये उत्प्रेक्षा कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद दिमाग में रखना ये वाला है। फिर इसके बाद आहुति सी, देखना इसमें सी शब्द आ गया, कौन सा, सी शब्द। और सी शब्द किस में आता है, सा सी समसरित, अरे उपमा में तो ये आता है उपमा। तो पहला एग्जाम्पल उपमा अलंकार का, दूसरा रूपक का, और तीसरा उत्प्रेक्षा का, और चौथा किसका है, उपमा अलंकार का, दिमाग में रखना है आपको ना। पांचवा क्वेश्चन है, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। अब इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है ना, आपके एग्ज़ाम में केवल दो ही छंद पूछा जाएगा ना, एक पूछा जाएगा सोरठा और एक पूछा जाएगा रोला, इसके अलावा कुछ भी आप में नहीं पूछने वाला है ना। एक सोरठा पूछा जाएगा और एक क्या पूछा जाएगा, रोला। तो पहली बात आपको याद रखना है, इन दोनों में अंतर हम आपको बताते चल रहे हैं, आप याद रखना ना। सोरठा में कितने चरण होते हैं, रोला में कितने चरण होते हैं ना। सोरठा में 4 चरण होते हैं, रोला में भी 4 ही चरण होते हैं, ये दिमाग में रखते चलना है ना। सोरठा में कितने चरण, 4 चरण, रोला में कितना चरण, 4 ही चरण होते हैं, दिमाग में रखना है ना। सोरठा में चरण कैसे कैसे होते हैं, तो याद रखना पहला चरण ऐसे रहेगा, फिर इसके बाद यहाँ पर एक लगा होता है छोटा सा, उसे हम कहते हैं यति। इसके बाद फिर एक चरण रहेगा, मतलब ये पहला चरण है,
ये वाला दूसरा चरण है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा चरण, फिर यति आएगा, इसके बाद फिर चौथा चरण। ये तीसरा चरण हो गया और एक कौन सा चरण? चौथा चरण। इसमें 4 चरण कुछ इस प्रकार से होते हैं। और इसमें 4 चरण कैसे होते हैं? सीधा सीधा 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा है और ये कौन सा है? चौथा चरण है। ये दिमाग में रखना है आपको बात ना। फिर कुछ बातें और मात्रा वाली बात है, तो मात्रा भी याद रखना कि इसमें कितना मात्रा होती है। जैसे सोरठा में आप जानते हैं 4 इस प्रकार से होते हैं, है ना। तो याद रखना, पहले में 11 मात्रा पहले चरण में, दूसरे में 13 मात्रा, तीसरे में पुनः 11 मात्रा और चौथे में 13 मात्रा। तो 11 13 11 13। और जो रोला होता है, रोला में याद रखना, रोला कुछ इस प्रकार से 4 चरण होता है। इसमें कितना? 4 चरण होता है और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। कितनी होती है? 24 मात्राएं इसमें होती है ना। और लेकिन ये 24 में भी ध्यान में रखना है, बीच में यति पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हर जगह यति होगा। यह यति क्या करता है? यहाँ पर एक जगह 11 फिर 13, 11 13, 11 13, ऐसे मात्राएं यहाँ पर मिलती है ना। तो याद करना बहुत ही आसान है ना। सोरठा में कितना चरण? 4 चरण, रोला में भी 4 चरण। और अगर हम चरण की बात किया जाए, चरण कुछ इस प्रकार से पाए जाते हैं ना। इसमें चरण ऐसे पाए जाते हैं। फिर इसके बाद इसमें जो चारों चरण होते हैं, पहले में 11 मात्रा, दूसरे में 13, तीसरे में 11, चौथे में 13, 11 13 11 13। और इसमें क्या होता है? इसमें 24 मात्राएं हर चरण में होती है ना। लेकिन 24 चरण के लिए एक में 11 फिर यति फिर 13, 11 13 11 13। सेम सोरठा की तरह देखना, 11 13 11 13, बस यहाँ पर 4 बार लिखा गया है ना। एक चीज़ और आपको याद रखना है ना, सोरठा कौन सा छंद है। तो याद रखना, देखना ये बराबर है, 11 11, यहाँ पर 13 13। ये वाला पार्ट भी बराबर है, ये वाला पार्ट भी बराबर है, मतलब ये आधा भी पार्ट है, बीच में से काटा गया है। तो अर्ध सम मतलब समान है और मात्रिक है, अर्ध सम मात्रिक छंद है, आपको दिमाग में रखना है। और ये देखना 24 मात्राएं यहाँ पर है। तो 24 मात्राएं हैं, तो आप जानते हैं कि ये सब समान है। तो ये है सम मात्रिक छंद, आपको दिमाग में रखना। आइए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती है। बताना दूसरा और चौथा चरण 13 13 मात्राएं। कितनी? 13 13 मात्राएं होती है, दिमाग में आपको रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका ना। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, किस छंद में प्रत्येक चरण में 11 13 के विराम से 24 मात्राएं होती है। बताना, अभी हम आपको बताए ना कि 11 13 से कितना बनाना है आपको? 24 बनाना है। तो किस में होगा? ये रोला में होगा, दिमाग में रखना है आपको ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें कितना चरण? 4 चरण। ये कौन सा छंद है? फिर से याद रखना, सम मात्रिक छंद। कौन सा है? सम मात्रिक छंद। और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, ये दिमाग में रखना। ये दिमाग में रखना, यहाँ पर हम दोहा टिक कर दिए, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये रोला वाला सही होगा ना। ये दिमाग में आपको रख के चलना है ना। आइए 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? जो सुमिरन सिद्धि होई गणनायक करीबन बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। क्या है? सोरठा है, दोहा है, रोला है या कुंडलिया है। तो दिमाग में रखना, आपको अगर तुक्का भी मारना है तो सिर्फ 2 चीज़ पे ना, आप मारिए चाहे रोला पे या आप मारिए सोरठा पे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यही 2 पूछे वाला है ना, इसके अलावा कुछ पूछेगा भी नहीं ना। तो याद रखना कैसे आप पहचानेंगे। पहले हम आपको दोहा पहचानना सिखा दे रहे हैं ना। क्या? दोहा। आपको मात्रा नहीं गिननी है ना, मात्रा गिनना कठिन माना जाएगा ना, आपसे गलतियाँ होंगी। तो आप क्या करिए, आप सुबह सुबह सुनते हैं ना, अरे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, इसे बैठाना है आपको ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। इसी वाले पैटर्न पे आपको फिट करना है ना। अगर इस वाले मतलब लय पे अगर फिट हो रहा है तो क्या होगा? दोहा। अगर इस पे फिट नहीं हो रहा है तो उल्टा करके देखिए ना, उल्टा अगर फिट हो जा रहा है तो सोरठा होगा। जैसे इस पे देखना, इसको फिट करिए, जो सुमिरत सीध, नहीं फिट हो पा रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसको उलट के आपको चेक करना ना, यहाँ से आप गाइए, गाना स्टार्ट करिए। जैसे यहाँ पर कैसे गा रहे थे आप? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे यहाँ इसको गाना,
गणनायक करी बरबदन, हाँ फिट हो रहा है तो फिर से गाना आप। गणनायक करी बरबदन, जो सुमिरन सिद्धि होय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, करहु अनुग्रह सोई भैया, करहु अनुग्रह सोई। देखना बैठ गया तो उल्टा होके बैठ रहा है तो याद दिमाग में रखना है कौन सा होगा, सोरठा। और सीधे सीधे बैठ जा रहा है तो कौन है, दोहा। तो फिलहाल के लिए कौन सा होगा, ये सोरठा होगा। इसके बारे में कुछ अगर जानना है तो याद रखना 4 चरण होते हैं, 11-13 मात्राएं होती है। ये कौन सा है तो याद रखना आपको अर्ध सम मात्रिक छंद। ठीक है, आइए आगे 8वां नंबर क्वेश्चन है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। दिमाग में रखना है आपको, छंद पढ़ते हुए आने वाले विराम जो बीच में नहीं, आपको बताएं कि यहाँ पर 11 मात्रा, इसके बाद बीच में रुकना होता है थोड़ा सा, इसके बाद 13 मात्रा, फिर तीसरा चरण में फिर 11 मात्रा, फिर थोड़ा सा रुकना होता है, फिर कितना मात्रा, 13 मात्रा। तो इसमें जो बीच में आ रहा है इसे हम कहते हैं यति, ये विराम है ना। जैसे यहाँ पर हम नहीं गा रहे थे गणनायक करी बरबदन, इसके बाद रुके फिर यहाँ से शुरू हुए ना, तो ये जो रुक रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, यति। ये दिमाग में रखना ना, यति मतलब होता है विराम, ये रुकना को दर्शा रहा है ना। तो बताना इसमें छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। दिमाग में रखना आपने अपने। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, करुड़ रस का अस्थाई भाव होता है। करुड़ रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, कौन सा होता है, शोक। क्या होता है, शोक। और सबका हम बता दे रहे हैं आपको। क्रोध किसका अस्थाई भाव है, तो याद रखना रौद्र रस का। किसका, रौद्र रस का। इसके बाद हास किसका है, तो याद रखना हास्य रस का। भय किसका है, तो भयानक रस का, भयानक रस। ये आपको दिमाग में बात रखनी है ना। आइए 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखना ध्यान से। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। बताना उपरोक्त पंक्तियों में रस कौन सा है। तो आपको देखना पढ़ते समय ना कुछ शोक का भाव आपको आएगा, जैसे दुर्दिन शब्द आ गया, आंसू शब्द आ गया। ये तो खुशी में आएंगे नहीं, हंसी में आएंगे नहीं, कहाँ पर आएंगे, हमेशा शोक में आएंगे ना, करुड़ में आएंगे। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, करुड़ रस की इसमें प्रधानता है ना। तो दिमाग में रखना ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है ना, तो आपको दिमाग में रखना है ना कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करुड़ रस। आइए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है। तो दिमाग में इसको रखना है ना, जो अर्थ होता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। याद कैसे रखेंगे, दिमाग में रखना अर्थ, अरे 8 नहीं लग रहा, 8 अर्थ, 8 अर्थ, तो दिमाग में रखना 8 मतलब 8, या फिर 8 ही रख लेना। तो अ से शुरुआत है ना। अर्थ के आधार पर कितना होता है, 8 होता है, दिमाग में आपको रखना है। 8 कौन कौन से होते हैं एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ना। देखना, पहला होता है विधानवाचक, दूसरा होता है निषेधवाचक, तीसरा होता है प्रश्नवाचक, चौथा होता है इच्छावाचक, पाँचवां होता है संदेहवाचक, छठा होता है संकेतवाचक, सातवां होता है आज्ञावाचक, और 8वां कौन सा है, विस्मयवाचक। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान में रखना, एक बार पूछ लेता है एग्जाम में ना। विधानवाचक मतलब सिंपल क्वेश्चन, मतलब इसमें नहीं वही नहीं आएगा, जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, बड़ा ही साधारण बात है ना। तो ये कौन सा है, विधानवाचक है, दिमाग में रखना है आपको ना। इसके बाद कुत्ता नहीं भौंक रहा है, निषेध मतलब ये निषेध कर रहा है, मना कर रहा है, मतलब नकारात्मक शब्द आएंगे ना, नहीं शब्द आ गया। तो कुत्ता नहीं भौंक रहा है कौन सा वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, दिमाग में रखना है ना। तीसरा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक आप जानते हैं इसका एक विशेष पहचान हंसुआ ना, ये दिमाग में रखना। ये आपको क्वेश्चन मार्क जरूर दिखाई देगा उसमें ना, क्या तुम आ रही हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक है, दिमाग में रखना है आपको ना। चौथा है इच्छावाचक। कहाँ पर होगी, अरे इच्छा कहाँ की जाती है, जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। जब ऐसा कोई सेंटेंस आए तो समझ लेना वो इच्छावाचक है ना। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम सदा खुश रहो, ऐसा शब्द आए तो हमेशा याद रखना वो क्या होता है, इच्छावाचक होता है ना। 5वां नंबर है संदेहवाचक। संदेह मतलब जहाँ शायद शब्द आए, जहाँ शायद आज वर्षा हो, ये संदेह बता रहा है ना, ये संदेहवाचक है। छठा है संकेतवाचक। वर्षा होती
तो फसल अच्छी होती। ये संकेत करेगा ना कि अगर वर्षा होगी तभी तो फसल अच्छी होगी, ये संकेतवाचक है, दिमाग में रखना है ना। आज्ञावाचक, कक्षा से बाहर जाओ, कोई भी टीचर कहेगा कक्षा से बाहर जाओ तो उसमें आज्ञा देगा ना, तो याद रखना ये 7वां। 8वां नंबर विस्मयवाचक, जहाँ आश्चर्यता बताए या फिर ये विशेष चिन्ह है, दिमाग में रखना ये चिन्ह जरूर आएगा जब भी विस्मयवाचक पूछा जाएगा ना। शाबाश, ऐसे ही प्रथम आते रहो, ये शब्द आते हैं ना, ये मार्क जरूर आएगा विस्मयवाचक में, दिमाग में रखना है आपको ना। आइए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये दिमाग में रखना है। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 होते हैं, अ ना, लेकिन रचना के आधार पर तो दिमाग में रखना है, जो रचना है रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार के। कैसे पता चलेगा, कैसे याद रखेंगे, देखना, र 1 हो गया, च 2 हो गया और ना 3 हो गया, तो 1 2 3 ये शब्द में ही है ना, दिमाग में रखना। रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन कौन से उसको भी देख लेते हैं। पहला वाक्य होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य बिल्कुल सिंपल रहेगा ना, इसे माँ खाना बना रही है तो ठीक है, इसमें एक क्रिया है, एक कर्ता है, तो ठीक है, ये सरल वाक्य है ना, माँ खाना बना रही है, ये दिमाग में रखना। संयुक्त वाक्य ये एग्जाम में पूछता है आपके ना, जैसे संयुक्त वाक्य क्या होता है, और से हमेशा वो जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा, और से, तो समझ लेना है संयुक्त वाक्य है ना। सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया। और संयुक्त का एक और ख़ास बात है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं ना। सूरज अलग निकलेगा और प्रकाश अलग होगा, ये दिमाग में रखना ना, एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। कम से कम आप कुछ नहीं करना तो ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना ना, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, किसका एग्जाम्पल है, संयुक्त वाक्य का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है, एक के ऊपर एक डिपेंडेंसी होता है ना, दिमाग में रखना। जैसे मेरे पास एक गुड़िया है जो बिजली से चलती है। अब देखना, जो अब अगर आप इतना कवर कर लीजिए, देखिए इतना मान लीजिए आपको पता ही नहीं है, मेरे पास एक गुड़िया है, तो इससे क्या कर लोगे, जो बिजली से चलती है, इससे कुछ कर पाओगे, अरे क्या चल रही है बिजली से, पता नहीं चलेगा ना, तो एक दूसरे से डिपेंड है ना। मेरे पास एक गुड़िया है जो बिजली से चलती है, इस वाले वाक्य का तभी अस्तित्व है जब ये वाला उपवाक्य आएगा, इसे कहते हैं उपवाक्य ना। तो याद रखना, जब ऐसे शब्द आए डिपेंडेंसी वाले तो उससे हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य। मेरे पास एक गुड़िया है जो बिजली से चलती है, दिमाग में रखना है आपको ना। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के। आइए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है। अब लिखी कि हम देख लेते हैं ना, शब्द क्या होता है, शब्द कोई लिखिए, जैसे कमल हमने लिख दिया है। वाक्य कोई लिखिए, वाक्य कैसे आप लिख सकते हैं, कमल खिलता है, एक वाक्य हो गया एक। और पद, पद मतलब एक दोहा की तरह ना, लंबा सा होता है, काफ़ी लंबा होता है। अक्षर, अक्षर जैसे हमने क लिख दिया, अब लिख दिया, समझ पाएगा नहीं। तो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा इसमें कौन है, अरे क ही तो है, क मतलब अक्षर, ये दिमाग में रखना ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, अक्षर है, दिमाग में आपको रखना है ना। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं। याद रखना, आश्चर्यता कहाँ पर आती है, जहाँ पर बहुत विस्मयवादक, मतलब इसका चिन्ह होता है वाला विस्मयवादक ना, ये दिमाग में रखना। विस्मयता कहाँ पर आती है, विस्मय बोधक वाक्य कहाँ होता है, जहाँ पर आश्चर्यता प्रकट की जाए ना, ये दिमाग में आपको रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। नकारात्मक में नहीं शब्द आएगा, प्रश्नवाचक में याद रखना हंसुआ आएगा, संदेहवाचक आप जानते हैं शायद करके शब्द आएगा ना, ये दिमाग में आपको रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन, आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, क्या सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है, क्या इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखना, हम अभी आपको बताया कि संयुक्त वाक्य में और शब्द से जुड़ा होता है, किससे, और शब्द से। तो इसमें और शब्द है, आंधी आई और हम घर भागने लगे, तो ये कौन सा वाक्य हुआ, संयुक्त वाक्य, ये दिमाग में रखना ना, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसमें से जातिवाचक कौन है, आप बताइए अपने दिमाग लगा के, इसमें जातिवाचक कौन होगा, शिक्षक, दरबार, अंधेरा या कोमल। दिमाग में रखना, कोमल संज्ञा नहीं, कोमल क्या है, विशेषण है। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा का विशेषता बताए, जैसे एग्जाम्पल, कोमल
फूल, कोमल व्यक्ति। मेरी बात समझ रहे हैं? कोमल, जो फूल की विशेषता क्या है कि वो कोमल है, व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो कोमल है। दिमाग में रखना है, विशेषण है ना, ये संज्ञा नहीं है। अगर इसको आपको संज्ञा बनाना है तो ता लगाना पड़ेगा ना, कोमलता, तब ये बन जाएगी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद अंधेरा, अंधेरा बताना, ये फील करने वाली चीज़ है। कौन सी है? फील करने वाली चीज़ है। दरबार, दरबार बता, अभी हम इसको बता रहे हैं ना, दरबार बताना। अरे दरबार, सभा, ये सब क्या है? समूहवाचक है। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसके बाद शिक्षक बताना। अरे शिक्षक जातिवाचक संज्ञा है, एक वर्ग को बता रहा है ना, जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक मतलब टीचर, लेकिन किसी का अगर नाम लिया जाए, जैसे रामेश्वरी सर, अगर सर कोई पर्सनल नाम ले लिया गया तो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिलहाल के लिए कौन से है? ये जातिवाचक संज्ञा है। शिक्षक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दिमाग में रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अंधेरा कौन सा है ना, हम आपको कमेंट में उत्तर इसका दे देंगे कि अंधेरा किस वाले में आता है। 17 नंबर क्वेश्चन, विकारी पद शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अब देखना, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ना, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। दिमाग में आपको रखना है, आप अभी तक क्या जाने कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के थे? 8 प्रकार के थे। और रचना के आधार पर कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। और ये विकारी उकारी किस में आते हैं? तो याद रखना, प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं ना। आइए रखते हैं 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार है इनका, एक होता है विकारी, विकारी शब्द, और एक होता है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द में 4 आते हैं ना, ये चारों आपको याद रखना है ना। पूछा जाएगा कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। अब और अविकारी शब्द में याद रखना, इसमें भी 4 ही है। कितने हैं? 4 है, चारों आपको याद रखना है ना। पहला है क्रिया, विशेषण, अवयव, अव्यय। याद रखना, जो अविकारी शब्द होता है इसको एक और नाम से जानते हैं ना, अव्यय। क्वेश्चन आएगा कि अव्यय किसे कहते हैं, तो याद रखना अविकारी शब्द को। पहला हो गया क्रिया विशेषण अव्यय, और दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय। अब थोड़ी सी मेरी बात समझ लेना, ये जो विकारी शब्द क्या होते हैं, जिनको लिंग वचन कर्ता के आधार पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे संज्ञा में एक संज्ञा आप ले लिए गाय, गाय, इस गाय को आप चेंज कर सकते, बहुवचन इसका बना सकते हैं। जैसे गाय को क्या बना सकते हैं? गायों, ये बना सकते हैं ना, बहुत सारी गाय हो जाएंगी। सर्वनाम को भी बदल सकते हैं आप, जैसे तुम एक सर्वनाम है, इसे आप बहुवचन बनाना चाहते हैं तो तुम्हें कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं कि नहीं? तुम का क्या हो जाएगा? तुम्हें। इसके बाद विशेषण कोई है, जैसे विशेषण में मान लीजिए है, विशेषण में है मान लीजिए काला आदमी, इस काला को आप बदल सकते हैं, काला को काली कर सकते हैं। कब हो जाएगी? जब आप किताब लगा लीजिए, काली किताब काला आदमी, तो इसको भी बदल लेते हैं आपने, विशेषण को भी बदल लेंगे। जो बदला जा सकता है उसे क्या कहते हैं? विकारी। इसके बाद क्रिया, क्रिया क्या होती है? जैसे वह जाता है, वह जाता है, लेकिन यह लड़का है, लड़की कर लीजिए मीरा जाती है। देखना क्रिया भी बदल गई, जाता का जाती हो गई। तो जो बदला जा सकते हैं उसे हम कहते हैं विकारी शब्द ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब विकारी शब्द में एक याद रखना आप, क्रिया विशेषण अव्यय को, इसमें 2 आपको याद रखना है ना। एक याद रखना है अचानक, अचानक, एक ही याद रखना अचानक। अचानक को आप बदल के दिखाइए, अचानक को अचानक नहीं कर सकते हैं ना, अचानक नहीं कर सकते हो ना, आप बदल ही नहीं पाओगे। जो नहीं बदला जा सकता उससे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द, दिमाग में रखना है ना।
तो याद रखना विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं बताना। जो विकारी होते हैं शब्द वो कितने प्रकार के, विकारी वाले कितने, 4 होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ये 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, वे शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है। जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो कौन से है बताना। अभी बताया हमने जिनमें परिवर्तन नहीं हो रहा है वो कौन से हैं, वो है विकारी शब्द। कौन से हैं, विकारी शब्द। तो दिमाग में रखना, वे शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है वो कैसे होते हैं, विकारी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसमें कई सारे विकारी दे दिया गया। मेरी बात समझ रहे हैं। तो याद रखना ये वाला काट लीजिए, नहीं सही है, परिवर्तन होता है। देखना फिर से, वे शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, किसमें होता है, विकारी में होता है। किसमें नहीं होता है, अविकारी वाले में नहीं होता है। तो उत्तर क्या आना चाहिए, अविकारी शब्द। अभी हम आपको बताएं कि अविकारी शब्द को एक और नाम से जानते हैं ना, क्या कहते हैं, अव्यय। तो ऑप्शन अगर अव्यय में है तो ठीक है, पहला है संज्ञा पद, दूसरा सर्वनाम पद, तीसरा क्या है, अव्यय पद। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दिमाग में रखना है आपको ना। आइए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। क्या अभी हम आपको बताया अचानक क्या था, अरे क्रिया विशेषण ही तो था, ऑप्शन नंबर सी। वैसे क्या होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया का विशेषता बताया। जैसे वह चला गया, कैसे चला गया, अरे अचानक चला गया। तो चलना का विशेषता कौन बता रहा है, अचानक बता रहा है। दिमाग में रखना ना, ये विशेषण नहीं, ये क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में अविकारी शब्द है, इसमें अविकारी शब्द मतलब अव्यय, आपको बताना है ना। अव्यय मतलब ना तो संज्ञा होना चाहिए, ना तो सर्वनाम होना चाहिए, ना ही क्रिया होना चाहिए, ना ही विशेषण होना चाहिए। देखना इसमें, अब देखना पुराना क्या है बताना। अरे पुराना साइकिल, तो विशेषता हुई कि नहीं, ये विशेषण है, ये विशेषण है। पुस्तक, पुस्तक बताना, अरे संज्ञा पुस्तक, बालक भी संज्ञा है। ये निकट संज्ञा नहीं है, ये क्या है, ये अविकारी है, अव्यय है ना। दिमाग में रखना है क्या है, अव्यय है। तो ये रहे आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके 18 फरवरी वाले हिंदी के एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। 20 में से आपके कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन तो दिखना ही है, तय है ना। ठीक है, ऐसे ही हम एक और वीडियो अभी हिंदी का लेकर आएंगे, इसके बाद आपका हिंदी का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, कई सारे विषयों का अभी लगातार वीडियो आनी बाकी है। तो ठीक है, जय हिंद।